All right, good afternoon, everyone. Yeah, hi, Tanmay. Afternoon, Samarth. Afternoon, Sairam. Good afternoon, Harsh. Yeah, hi, everyone. All right, so I am assuming आप लोगों का मेजर टेस्ट पार्ट टेस्ट का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है. आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा उसके लिए पढ़ने का. हाँ, तो अभी ऐसा ही रहने वाला है. ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पीटीएम के टाइम भी बताया था, डबल ट्रैक्स हैं हर सब्जेक्ट के अंदर. 6 के 6 टॉपिक्स चल रहे हैं इन पैरेलल. आपको जो बीच में आने वाले टेस्ट हैं उनके लिए टाइम नहीं मिलने वाला है. योर प्रिपरेशन वुड बी ऑन द गो. ठीक है, सो डोंट बी वरीड अबाउट these topic wise tests a lot. They kind of check your preparation in terms of how much retention do you have and how condensed revisions are you able to do. ठीक है, that is the key aspect behind these topic wise tests and part tests. ठीक है, टॉपिक वाइज तो फिर भी ऐसा होता है कि चलो मतलब जो रिसेंटली चैप्टर पढ़ा है उसी का टेस्ट वगैरह आ जाएगा. ये पार्ट टेस्ट में एक तरीके से आपका पुराना चैप्टर्स का रिवीजन कैसा चल रहा था, कंडेंस वे में कर पाए कि ना कर पाए, वो चेक होगा. ठीक है, बट आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड राइट नाउ. ठीक है, आप लोगों का हाँ सिलेबस खत्म होने तक डबल ट्रैक रहेगा. ये जो मोमेंटम आपका अभी बिल्टअप हुआ है ये कम नहीं होने वाला है. ठीक है, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू. So you have to start managing your workload with the given schedule that you have. ठीक है, having said that, होमवर्क रेगुलरली करते रहो. ठीक है, बेसिक्स फॉलो करते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा. डोंट फॉल्टर ऑन द बेसिक्स. अटेंड क्लास रेगुलरली, डू द होमवर्क टाइमली. तो आपके जो ऑनगोइंग टॉपिक्स हैं वो आपके पास में रहेंगे अच्छी सिचुएशन में. हाँ हाँ, ऐसा होता है दैट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल द एंटायर थिंग. ठीक है, बीच में एक एक बार देखना पड़ता है. मतलब स्पेशली ऐसे ऑर्गेनिक वगैरह चल रहा है ना, तो लाइक उसका रिवीजन करते रहना पड़ता है रेगुलरली. ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दोगे बीच में. ठीक है, ऑलराइट, चलो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम पे. एंड वी स्पेंड अ सिग्निफिकेंट टाइम इन द क्लास इन डिस्कसिंग योर डाउट्स फ्रॉम द बुकलेट, सो दैट आप लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी क्लियर हो जाए. देन उसके बाद में मैंने आपके साथ में एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिस्कस करते हुए वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर. ठीक है, एज सच वो एक अलग से सब टॉपिक बना दिया है. ठीक है, फंडामेंटल्स जो हैं एग्जैक्टली वही हैं जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं. ठीक है, देखा जाए तो इफ अगर आपको मोल कंसेप्ट के कॉन्सेप्ट्स याद हैं और आपको इस चैप्टर में वो स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड और इक्विलिब्रियम का फॉर्मेट क्लियर है तो वो एक अलग से सब टॉपिक बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, वैसा ही एक छोटा सब टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में अभी डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली, व्हिच इज द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो दो चार नए टर्म्स इसमें आएंगे. कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है इक्विलिब्रियम का, बट दो चार टर्म्स नए आने वाले हैं तो उनको ध्यान से समझना एंड अप्लाई करना इन द क्वेश्चंस. So let's start this understanding by taking a closed vessel. Okay, you have a closed vessel and you placed a volatile substance inside it. Okay, you have a closed vessel जिसका volume and temperature कुछ given values है. इसके अंदर आपने volatile substance like water introduce कर दिया. ठीक है, you could have introduced something like say iodine solid also. That is also a volatile substance. यहाँ पर मैं अभी water का example ले रहा हूँ. And given enough time, राइट, यहाँ पे क्या होगा, कंडेंस इवेपोरेशन भी होगा, कंडेंसेशन भी होगा. राइट, एंड देयर विल कम अ टाइम जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे. ठीक है, एंड एट दैट सिचुएशन जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ द वेसल, दैट विल बी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर. राइट, ये हम लोगों ने गैसियस स्टेट चैप्टर के टाइम पे भी डिस्कस किया था.
So you have this concept called as vapor pressure. ये आपको अच्छे से समझ में आता है. Now, अब याद हो तो उस टाइम पर इन गैसियस स्टेट चैप्टर हम लोगों ने जब पढ़ा था तब हमको बोला था, हमने ये चीज स्टडी करी थी दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ substance, it depends only on temperature, right? So now you can very well understand it from the point of view of equilibrium. So you have H2O liquid, H2O vapor, and इसका equilibrium constant जो होगा वो मैं किस तरीके से लिखूंगा? It will be activity of H2O vapor upon activity of H2O liquid. लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? दैट उनकी एक्टिविटी कांस्टेंट रहती है, डजंट चेंज मच एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड स्टेट. तो वी अप्रोक्सीमेट और वी रिप्लेस देम बाय 1. एंड वेपर या गैस की एक्टिविटी वी राइट इट बाय देयर पार्शियल प्रेशर. सो यहाँ पर यू कैन डायरेक्टली सी दैट जब पार्शियल प्रेशर इज रिलेटेड टू Kp. नाउ अब because you knew the fact that Kp was something which depends on temperature, Kp was something which depends only on temperature, so you can understand that PV, vapor pressure of whatever substance that we were talking about, depends only on temperature. Okay. Now, after understanding this vapor pressure, or in fact recap of this vapor pressure concept, let me introduce this term called as relative humidity. What is meant by this term relative humidity? So again, we talk about, let's say, a closed vessel at a given temperature, and उस vessel के अंदर we measure what is the partial pressure of H2O. राइट? जैसे फॉर एग्जांपल जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में जो एयर है, ठीक है, लेट्स से यू ट्रैप इट इन अ बॉक्स ताकि एक सिस्टम रहे आपके पास एनालाइज करने के लिए. अब उस वेसल के अंदर, उस बॉक्स के अंदर यू विल हैव एयर प्रेजेंट, लाइक देयर विल बी नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, देयर विल बी वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स एज वेल. सो you calculate the partial pressure of H2O in that box and you divide it by the vapor pressure of H2O at that temperature, right? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके रूम का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या वेपर प्रेशर ऑफ H2O रहना चाहिए, आप वो किसी भी बुक से, किसी भी स्टैंडर्ड हैंडबुक से निकाल लो and you take the ratio of these two quantities, ठीक है, and multiply it by 100 ताकि आपको एक परसेंटेज टर्म्स में relative humidity मिल जाए. ठीक है. Now this relative humidity is an indicator of what is the saturation or unsaturation inside the vessel. ठीक है. अच्छा, आवाज क्रैक हो रही है क्या अभी? एक मिनट, लेट मी सी. अभी आ रही है आवाज? इज इट बेटर नाउ? ओके. हाँ, सो नाउ अगर, ठीक है, यहां पे नोटिस करना, अगर मेरा बॉक्स में, ठीक है, मैं H2O लिक्विड भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी एक्चुअली टेक द एग्जांपल ऑफ अ वाटर बॉटल. ठीक है, आपने लेट्स से एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लिया, ठीक है, एंड आपने उसमें थोड़ा पानी भरा और उसका ढक्कन क्लोज कर दिया. ठीक है. नाउ you let it attain equilibrium, you let that water vapor form inside, you let the liquid evaporate. तो क्या हो जाएगा? after a while the relative humidity inside that bottle will become 100%.
क्यों? क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर था H2O का वो वेपर प्रेशर ऑफ H2O के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस बॉटल के अंदर मैंने लिक्विड H2O रखा हुआ था सो एज टू हेल्प अटेन द इक्विलिब्रियम। बट लेट से अगर आपने जस्ट वो बॉटल एज इट इज ले ली, ठीक है, एंड उसमें पानी वानी कुछ नहीं भरा, ढक्कन लगा दिया, एंड देन यू आर लुकिंग इनटू दैट बॉटल और यू आर ट्राइंग टू एनालाइज दैट बॉटल, तो उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम होगी। ठीक है, जो आपका रूम के अंदर एयर था उसमें जितना पार्शियल प्रेशर था H2O का उतना उस बॉटल के अंदर रहेगा, विच विल बी लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ठीक है, नाउ प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप नोटिस करोगे जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, ठीक है, द एयर कंडीशनर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द रूम, they are assigned कि they maintain a vapor pressure of around 50% inside room. That is something which is typically suitable to our body as such. अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है then we tend to sweat more. अगर ह्यूमिडिटी कम होती है, 50% से कम रहती है, तो we tend to feel dryness. ठीक है, आपके स्किन ड्राई फील होगी, like you will feel thirsty. So this concept has a lot of practical applications as well. वेपर प्रेशर बॉटल के अंदर कैसे आएगा? ओके, सुमित का क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको बोला, अभी यहाँ पे नोटिस करना सुमित, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के अंदर जो एयर है, ठीक है, दैट एयर हैज गॉट N2 गैस, H2O गैस, O2 गैस, ठीक है, जिसमें N2 गैस एंड O2 गैस आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स। However, in that room, in that air, there is some water vapor also present. There are certain H2O molecules in vapor forms also present. And if you calculate their partial pressure and divide it by the vapor pressure, you will get the relative humidity in your room. अब मैंने आपको जो बताया कि बॉटल के अंदर, बॉटल का एग्जांपल जो मैंने लिया, बॉटल के अंदर अगर मैं लाइक जस्ट ऐसे ही बंद कर देता हूं तो वो रूम की एयर ही ट्रैप हो गई ना। That is the air which is trapped inside that bottle. ठीक है, इसके अंदर जो H2O का पार्शियल प्रेशर है वो रूम का जो पार्शियल प्रेशर था वही रहेगा, एंड वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, अब आप ऑन दी अदर साइड सोचो कि इस वाटर बॉटल के अंदर मैंने लेट्स से लिक्विड H2O भर दिया, ठीक है, H2O लिक्विड भी रख दिया, तो अब क्या होगा? नाउ H2O liquid and H2O vapor will try to attain their equilibrium. H2O इवेपोरेट होगा, लिक्विड से वेपर में जाएगा, वेपर भी कंडेंस होगा, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम यहां पर वेपर और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है, एट दैट गिवन टेम्परेचर मैंने एक क्लोज्ड वेसल कंडीशंस रखी, एंड उस सिचुएशन में जब पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ H2O के बराबर हो जाएगा, देन वी विल से दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100% इनसाइड दिस बॉटल। ठीक है, तो जनरली कैसा होता है आप नोटिस करोगे कि जो लेक्स, रिवर्स या ओशियंस के आसपास का एरिया रहता है, बिकॉज इट इज इन अ क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज, उन रीजन्स में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, ऑल्दो दे आर ओपन कंडीशंस, बट वहां से लेट्स से आप एक
कोई सैंपल ऑफ एयर ट्रैप करके लेके आओगे बॉटल में, तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा। एंड वहीं पर लेट्स से इफ यू गो टू अ प्लेस विच इज ड्राई इन नेचर, से आप किसी डेजर्ट में चले गए, या फिर आप किसी ड्राई एरिया में, किसी बैरन एरिया में चले गए, तो वहां पे आप नोटिस करोगे दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी would be lesser. If you trap a sample of air from there and calculate the partial pressure of H2O, it will come out to be lesser. ठीक है। एंड टिपिकली जैसे मैंने आपको बताया, इन ऑफिसेज, इन होम्स, जो एयर कंडीशनर्स की डिजाइन करी जाती है, not just they control temperature, they also control humidity, and they like to keep the humidity around the levels of 50%. That is something which is comfortable for us. Now, हाँ बोलो सुमित। सर नियर वाटर बॉडीज वेपर प्रेशर ऑफ H2O ज़्यादा होगा ना, तो लाइक उधर पर ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए ना कंपेयर टू ड्राई एरिया। नहीं 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 नहीं, सी वहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ऑफ H2O is a quantity that we have understood about this volatile substance when it is placed in a closed system and allowed to attain equilibrium. So ये जो एक मैंने क्लोज्ड वेसल लिया, उसमें मैंने ये वोलेटाइल सब्सटेंस दैट इज H2O liquid add करा at whatever temperature that I have, and then I allow it to attain equilibrium. ठीक है। एंड उस टेम्परेचर पे जो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। नाउ अंडरस्टैंड दैट लेट्स से व्हेन यू आर इन एन ओपन कंडीशन, ठीक है, आप कहीं पर प्रेजेंट हो, लेट्स से यू आर क्लोज टू अ वाटर बॉडी, ठीक है, तो वहां पर जो पार्शियल प्रेशर रहेगा H2O का, वो रिलेटिवली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ रीजन विच इज ड्रायर। ठीक है, तो वहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू लेट्स से अ ड्रायर रीजन। ठीक है। ओके सर। नाउ अब नोटिस करना, इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एसी तो खैर अपने आप में एक ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, बट लेट्स से इफ आई हैव अ क्लोज्ड वेसल एंड मुझे उसके अंदर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको कंट्रोल में रखना है, आई वांट इट टू बी अ पर्टिकुलर वैल्यू, then I can use certain chemical substances, certain salts which absorb moisture or release moisture, and they can help me maintain certain levels of relative humidity in a closed vessel. किस तरीके से आप इस एग्जाम्पल से नोटिस करोगे। सो यहाँ पर लेट्स से हमने ये क्लोज्ड कंटेनर लिया, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड इसके अंदर हम लोगों ने ये सॉल्ट मिक्सचर डाल दिया। ठीक है, SrCl2.6H2O एंड SrCl2.2H2O। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। नाउ इस वेसल के अंदर ये सॉल्ट अपना इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहेगा, एंड गिवन इट्स Kp का वैल्यू, you would know what would be the partial pressure of H2O that it will try to attain, it will try to maintain. Now based on that value and given that 0 degree centigrade per 15.2 torr is the vapor pressure, can you let me know what will be the relative humidity in the vessel? बस यूनिट्स का ध्यान रखना है आपको, ATM टॉर इन सब का इंटर कन्वर्जन आना चाहिए।
ऑलराइट, कितनी वैल्यू आ रही है? हाँ, वो ATM रेज टू द पावर ऑफ 4 है ना। चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। KP इस इक्विलिब्रियम का कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर ऑफ 4 इनटू सॉलिड की एक्टिविटी एंड डिवाइड बाय सॉलिड की एक्टिविटी विच विल बी टेकन एज 1। ठीक है, ये 1.6 इंटू 10 की पावर -11 को 16 इंटू 10 की पावर -12 लिख सकते हो। तो इससे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -3 और 1.52 टॉर। हाँ, करेक्ट आयुष। सो इससे अब आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 10%। So by having this salt in a closed vessel at 0 degree centigrade, you are able to maintain। ठीक है, एंड अब आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा दैट मैंने ये एक्सेस क्यों लिखा है यहाँ पर, बिकॉज इनका अमाउंट शुडंट बी अ लिमिटिंग फैक्टर। तो ये मैंने एक्सेस में लिए हुए हैं and they maintain their equilibrium inside this vessel and ensure that the partial pressure of H2O is just 1.52 torr and relative humidity inside the vessel is 10%। अच्छा, अब नोटिस करना, let me introduce these two terms for you। एफ्लोरेसेंस एंड डेलिक्वेसेंस, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। नहीं, केपी वेपर प्रेशर थोड़ा ना होगा। केपी का एक्सप्रेशन देखो ना, मतलब आप ये कोफिशिएंट भूल गए क्या? लास्ट क्लास में ही तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। इसका कोफिशिएंट 4 है ना, तो ये इसकी पावर 4 में चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अच्छा। अब इसी के साथ में लेट मी इंट्रोड्यूस दिस टर्म एफ्लोरेसेंस एंड डेलिक्वेसेंस। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या हो गया? दैट moisture is being released by the substance। So let me explain this in the following way। मान लो कि ये मेरा क्लोज्ड वेसल होता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वेपर प्रेशर, और इनफैक्ट लेट मी नॉट गिव द वेपर प्रेशर, लेट मी जस्ट से कि ये मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोज्ड वेसल होता। ठीक है, एंड इसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अभी होती मान लो 40%। ठीक है, इनफैक्ट 40% नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लो होती 5%। RH initial is 5%। Now if we introduce this salt, ठीक है, this salt mix, then what will happen? ये इक्विलिब्रियम जो है ये फॉरवर्ड जाएगा। कैसे पता फॉरवर्ड जाएगा? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5% है और ये सॉल्ट जो है वो कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहता है? 10%। ठीक है, यू कैन इवन पुट इट मैथमेटिकली। if we introduce this salt mix, then Q is less than K। ठीक है, जो मेरा पार्शियल प्रेशर अभी इस वेसल के अंदर है H2O का, दैट इज लेस देन जब इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, जितना वैल्यू होना चाहिए। इंप्लाइज इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड। ठीक है, और इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बाय
the reaction proceeding in the forward direction. ठीक है, in fact rather than writing equilibrium shifts I should say that the reaction goes in forward direction. That means ये जो मेरा SrCl2 डॉट 6H2O सब्सटेंस है releases moisture. ठीक है, और वी से, ठीक है, इसको फैंसी वर्ड्स में कैसे कहेंगे, SrCl2.6H2O इज एफ्लोरेसेंट. ठीक है, इसके लिए लैंग्वेज यूज करेंगे. ठीक है, अब यही चीज नोटिस करना, अगर मैं एक ऐसे वेसल में डालता जिसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लो 40% है. ठीक है, सेम लेट्स से, let me just quickly copy this up. मान लो अगर मैं इसी सॉल्ट मिक्स को एक ऐसे वेसल में डालता जिसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% है, तब मैं क्या बोलता, यहां पर अब क्या होगा, Q was greater than K. जितना मॉइस्चर ये सॉल्ट मेंटेन करना चाहेगा, जितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना चाहेगा उससे ज्यादा है, तो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ये जो मेरा सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है, बैकवर्ड जाने पर कौन सा सब्सटेंस मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, SrCl2.2H2O. ठीक है, सो आई विल राइट ओवर हियर दैट SrCl2.2H2O absorbs moisture. ठीक है, और we can say is deliquescent. ठीक है, तो समझ में आया दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एफ्लोरेसेंस एंड डेलिक्वेसेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इक्विलिब्रियम. Okay, now having understood these words, having understood this concept, डेलिक्वेसेंट मतलब क्या हो जाएगा, दैट द सब्सटेंस इज अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे अगर ये इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, मॉइस्चर रिलीज कर रहा होगा. कौन मॉइस्चर रिलीज करेगा, SrCl2.6H2O. तो वी से दैट SrCl2.6H2O इज एफ्लोरेसेंट. अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा होगा तो ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर रहा होगा, डेलिक्वेसेंस का फिनोमेना शो हो रहा होगा. एंड वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा, इट विल बी SrCl2.2H2O. So we will say that SrCl2.2H2O is deliquescent. ठीक है, ओके. With this background, now अब आप let me actually remove the answers first. Just give me one moment. अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे. ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस के हिसाब से क्वेश्चन है, तो आराम से पढ़ो. एंड उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी हिंट्स भी दी हुई हैं आप लोगों को, सो एज टू गेट योर आंसर्स. वो हिंट्स मैं हटा देता हूँ एंड देन आप लोग अब आंसर करने की कोशिश करो.
There are certain substances that you find which act as drying agents. They absorb moisture. हाँ हाँ, राइट डायना, डायना एंड किसी और ने भी पूछा था, सिलिका जेल जो होता है ना, दैट अब्जॉर्ब्स और इनफैक्ट अडजॉर्ब्स, एडी, अडजॉर्ब्स मॉइस्चर। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एक और चैप्टर रहेगा जिसमें हम अडजॉर्प्शन फिनोमेना पढ़ेंगे, तब भी उसके बारे में देखेंगे। हाँ करेक्ट आयुष, करेक्ट कुशल। हाँ सेकंड का भी करेक्ट है आयुष आपका। कैसा हो रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे दैट इफ यू लुक, सॉरी, इफ यू लुक एट दीज इक्विलिब्रियम्स, ठीक है, अलग अलग कंटेनर में इनको डाला हुआ है, ठीक है, सेपरेटली इन 3 डिफरेंट क्लोज कंटेनर्स रखा हुआ है। नाउ एक एक करके आपको इनको एनालाइज करना है। तो ये पहला कंटेनर में आप नोटिस करोगे, इससे क्या समझ में आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O रेज टू द पावर ऑफ 4 शुड बी इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर -12, राइट। तो इससे मेरा P1, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाती थी, ये अपन ने कैलकुलेट भी करा था अभी ऊपर, इट कम्स आउट टू बी 1.52 टॉर, ठीक है, टॉर के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया अपन ने। आप इस P2 का कैलकुलेशन करोगे तो P2 रेज टू द पावर ऑफ 5 विल कम आउट टू बी 243 इंटू 10 की पावर -15। तो ये 3 इंटू 10 की पावर -3 ATM आ जाएगा, एंड 3 इंटू 760 डिवाइड बाई 1000, ये 2.28 टॉर आ जाएगा, ठीक है। P2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2.28 टॉर आ जाता है। व्हाट अबाउट P3, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, P3 की पावर 10 इज इक्वल टू 10 की पावर -20, तो दैट मीन्स दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 7.6 टॉर, ठीक है। सो यहाँ से you can see what will be the relative values of these P1, P2, P3 will be, ठीक है। आप ATM में भी कंपेयर कर सकते थे, ठीक है, बट मैंने टॉर में जानबूझ के इसलिए निकाला ताकि यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विच दीज सॉल्ट्स वुड मेंटेन। ये पहला वाला 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा, ठीक है, दूसरा वाला 15% और तीसरा वाला 50%, राइट। तो कौन सा है जो कि सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट रहेगा, राइट, based upon question 1, relative humidity maintained by the first salt will be 10%,
relative humidity maintained by the second salt would be 15% and relative humidity maintained by the third salt will be 50%. So which one is the most effective drying agent? The पहला वाला, एंड पहले वाले में आउट ऑफ द टू ऑप्शंस SrCl2.2H2O या SrCl2.6H2O कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए मुझे? SrCl2.2H2O करना चाहिए ना, बिकॉज दैट इज द वन विच विल बी अब्सॉर्बिंग मॉइस्चर. SrCl2.6H2O तो रिलीज करेगा. ठीक है, कैसे निकाला ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का वैल्यू? अरे अभी फॉर्मूला लिखा था ना, पार्शियल प्रेशर अपॉन द वेपर प्रेशर. लिखा हुआ है ना इसमें, वेपर प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 15.2 टॉर. तो ये 10% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा. व्हाट अबाउट द सेकंड केस? यहाँ पर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन करेगा? 2.28 अपॉन 15.2 इंटू 100%. तो ये 15% आ जाएगा. और ये लास्ट वाला, ये कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा? 7.6 अपॉन 15.2 इंटू 100%. तो ये 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करेगा ना. तो सबसे ज्यादा अच्छा ड्राइंग एजेंट कौन सा हो गया? SrCl2.2H2O. Right? And what about the last one? The relative humidity just below which Na2SO4.10H2O will be efflorescent. Right? तो अपन ने ये पढ़ा कि ये Na2SO4 जो थर्ड वाला सॉल्ट है, Na2SO4.10H2O, ये जो सॉल्ट मिक्स है ये 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी करना चाहेगा. ठीक है, relative humidity less than 50% implies Q less than K, right? Implies shift will be backward, or sorry, a shift will be forward. एक मिनट, क्या बोला जा रहा है? Just below which it will be efflorescent. हाँ हाँ, तो above 50% and below 50%, ये इसका एनालिसिस है. ठीक है. कि अगर मैं लास्ट वाला जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में देखूंगा तो इट वांट्स टू मेंटेन अ वेपर प्रेशर ऑफ 7.6 टॉर. H2O का पार्शियल प्रेशर ऑफ 7.6 टॉर, 50% की रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना चाहेगा. राइट, तो अगर 50% के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो Q ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा. Na2SO4. ठीक है, Na2SO4 विल शो डेलिक्वेसेंस. एंड अगर 50% के नीचे है रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो मतलब Q इज लेस देन के, ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. एंड फॉरवर्ड शिफ्ट होने पर Na2SO4.10H2O will be efflorescent. समझ में आया ये? तो थर्ड का मेरा आंसर क्या हो गया? हाँ, डी ऑप्शन. करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी माय आंसर. All right. So this particular subtopic, as you can notice, is an application of the concept of equilibrium. That in a closed vessel, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, in a closed vessel you have this kind of a salt mix which will attain its equilibrium and maintain a certain partial pressure of H2O inside this closed vessel. Based on that partial pressure value, you can calculate what will be the relative humidity inside this vessel also. Okay. Now, these salts can be called as efflorescent or deliquescent depending upon the situation in which they are kept in. And that is what we explored
थ्रू दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो आई होप ये आप लोगों को अब समझ में आया होगा. ठीक है, एंड हो सकता है कि ये समझ में नहीं भी आया होगा, पार्शियली समझ में आया होगा, कंप्लीटली नहीं भी आया होगा. तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच? ठीक है, अब आप क्लास के बाद में एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को खुद से रीड करना, इंटरप्रेट करना एंड पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना. ठीक है, लाइक एकदम बेसिक से जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना. ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डिंग वापस से रेफर करना. ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो डाउट्स पूछना, दैट एग्जैक्टली किस जगह पे आप अटक गए, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. एंड इस तरीके से, इस अप्रोच से जाओगे तो आई हैव सीन 99% ऑफ द टाइम्स आपका डाउट क्लियर हो ही जाता है. ठीक है, ऑल राइट. सो दिस वाज द पार्ट अबाउट applications of equilibrium constant. Now let's move to the next important part of this chapter, which is factors affecting equilibrium. So आप मान के चलो कि हम लोगों ने अभी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर कर लिया है, देख लिया है, जिसमें we understood the concept of equilibrium, that what is equilibrium and how to analyze it. Mathematically हमें कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दिए हुए होंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा, तो उससे हम कैसे इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी पिछले फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर में नोटिस करी थी. नाउ एज पार्ट ऑफ दिस सेकेंड हाफ आप नोटिस करना, एक बार मुझे ये समझ में आ गया कि ठीक है, लेट्स से फलाना फलाना रिएक्शन अंडर given conditions is going 20% and attaining equilibrium. But let's say if I want to change that, 20% की जगह मुझे चाहिए कि वो 30% जाए या 50% जाए, तो what are the factors that can influence that equilibrium? ठीक है, एंड बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, यहाँ पे ये नोट मैं इसीलिए आपके लिए लिख रहा हूँ दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. ठीक है, बट द इक्विलिब्रियम इटसेल्फ कैन बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैनर बाय डिस्टर्बिंग और बाय चेंजिंग सर्टेन पैरामीटर्स. व्हाट आर दोस पैरामीटर्स, व्हाट आर दोस फैक्टर्स, वो हम एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, नाउ नोटिस करना, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है करस्पॉन्डिंग टू दिस हेडिंग कॉल्ड एज LCP, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल. ठीक है, अब ये फ्रेंच में कैसे बोलते हैं, दैट इज समथिंग आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट अबाउट, तो हमारे लिए सिंपल ले चैटलियर्स प्रिंसिपल है. एंड उसका स्टेटमेंट आप यहाँ पे नोटिस करना, इसका स्टेटमेंट अभी जस्ट मैंने नोट्स लिखने के लिए यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, बट ये स्टेटमेंट समझ में आता है when you take these factors one by one and discuss their examples. ठीक है, अदरवाइज ये ऊपर ऊपर से बस इंग्लिश लगता है. ठीक है, स्टेटमेंट कैसा है, that if a change is applied to a system at equilibrium, then equilibrium shifts in that direction in which it can minimize the effect of the change. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट बताया गया है, ये कैसे हमारे सामने अपीयर होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू, वो हम लोग एक एक करके समझते हैं. तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस द फैक्टर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और यू कैन से अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, नाउ इसको अगेन हम लोग बहुत सिंपल मैथमेटिकल तरीके से एनालाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Q एंड K. कैसे, आप यहाँ पे नोटिस करना, मान लो मेरा सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम पर है. ठीक है, लेट मी एक्चुअली शो उतना ही जितना आपके लिए ज़रूरी है. मेरा सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम पर है, मतलब Q का वैल्यू K के बराबर होगा. ठीक है, अब मैं अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उससे Q का वैल्यू मॉडिफाई होगा, K
of the reaction will not change. K of the reaction depends only on temperature. तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मेरा Q का वैल्यू चेंज होगा एंड उसकी वजह से I would notice that equilibrium would shift. Now एक एक करके समझना. अब Q के एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स होते हैं और डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स होते हैं. करेक्ट? एवरीवन इज अवेयर अबाउट दैट. Q के एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स होते हैं एंड डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स होते हैं. तो अगर अब मैं रिएक्टेंट्स ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, मतलब Q का वैल्यू कम हो जाएगा. इट विल बिकम लेस देन K and thus the equilibrium or the reaction goes in the forward direction to attain the new equilibrium. ठीक है? Q का एक्सप्रेशन, K का एक्सप्रेशन, ये आपको याद होगा ना. इस तरीके से मत बिहेव करो कि तुम लोग पहली बार क्लास में बैठ रहे हो. ठीक है? If this is the level at which you are, I am really sorry that you don't remember the expression of K or Q. Products upon reactants हम लोग लिखते थे. Then you are unnecessary delaying the class. ठीक है? थोड़ा पढ़ के आया करो. नाउ अगर मैं प्रोडक्ट्स ऐड कर दूंगा, ठीक है, इफ आई ऐड द प्रोडक्ट्स देन मैं न्यूमरेटर बढ़ा रहा हूं. ठीक है? इफ आई एम इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर देन Q का वैल्यू बढ़ जाएगा. Q becomes greater than K and as a consequence equilibrium shifts backward. ठीक है? Now let me just do one small fill in the blank for you. फटाफट इन ब्लैंक्स को फिल अप कर दो. इफ आई रिमूव प्रोडक्ट तो क्या होगा? Q decreases, correct? As a consequence, Q will become less than K and equilibrium will be achieved in the forward direction. If I remove reactants तो क्या हो जाएगा? Q बढ़ जाएगा, Q will become more than K and the equilibrium will shift in the backward direction. Great. Now having talked about this, यहाँ पे notice करना that this is something which is not applicable if the substance being added or removed is liquid or solid. ठीक है? लिक्विड एंड सॉलिड की एक्टिविटी कांस्टेंट रहती है. तो अगर मैं उस सब्सटेंस की क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ तो उससे इक्विलिब्रियम पे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है? दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्पीशीज जिनका एक्टिविटी हम लोग इक्विलिब्रियम में काउंट कर रहे हैं. ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना. ऑलराइट. अब सब्जेक्टिवली तो समझ में आया कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है. नोटिस करना न्यूमेरिकली इसको हम लोग कैसे समझते हैं. ठीक है? सो आप लोग स्टार्ट मत होना सॉल्व करने के लिए. ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन दिस एग्जांपल फर्स्ट बिकॉज आई वांट टू नाउ एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस. दैट इज समथिंग व्हिच इज अ न्यू थिंग फॉर एवरीवन. I shouldn't say new thing, but say a modified new thing. किस तरीके से नोटिस करना? So let's read this question up. At given temperature, this reaction mixture, it had SO2, O2 and SO3 at equilibrium. ठीक है? Initially, मेरे ये तीनों species SO2, O2 and SO3 they are in equilibrium. अब बोला जा रहा है
कि इसके अंदर, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैं O2 ऐड कर दूंगा, राइट। O2 ऐड करने से मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा एंड उसकी वजह से मुझे 5.2 मोल्स ऑफ SO3 मिलेगा। तो पूछा जा रहा है कितना O2 मैं ऐड करूं ताकि instead of 5 moles of SO3 I have 5.2 moles of SO3 at the new equilibrium, ठीक है। तो it is something different as compared to the questions which you would have been practicing। जो अभी तक रेगुलर क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें कैसा होता था, इनिशियल डेटा मिल जाता था, के मिल जाता था और इक्विलिब्रियम डेटा करना होता था। यहाँ पर आपको एक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी गिवन है, that the substance is in the reaction is in equilibrium and that is being disturbed and new equilibrium is being attained। तो यहाँ पर नोटिस करना किस तरीके से अब रिएक्शन होगा, किस तरीके से एनालिसिस होगा। सो सबसे पहले मैं अपना रिएक्शन लिख दूंगा, ठीक है, SO2 प्लस हाफ O2 गिविंग SO3, ठीक है। आपकी इच्छा है तो आप 2 SO2 प्लस O2 गिविंग 2 SO3 ऐसा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। करके देख लेना, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे मैंने अभी इस फॉर्म में रिएक्शन लिख दिया, SO2 प्लस हाफ O2 गिविंग SO3 एंड दिस इज हैपनिंग इनसाइड अ 1 लीटर वेसल। नाउ अंडरस्टैंड, नोटिस करना द फॉर्मेट, मोल्स का एनालिसिस कर रहा हूं एंड यहां पर इनिशियली एक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, राइट। इनिशियली इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, SO2 के बोला जा रहा है 0.5 मोल्स है, O2 के बोला जा रहा है 0.12 मोल्स है, SO3 के बोला जा रहा है 5 मोल्स है। Now based on this information, based on this given data, I can compute the value of Kc, ठीक है। इसका Kc कितना रहेगा, 5/1 raised to the power of 1, 0.12/1 raised to the power of half and 0.5/1 raised to the power of 1, ये इसका Kc रहेगा, ठीक है। नाउ क्या क्वेश्चन में Kc पूछा है, द आंसर इज पूछा तो नहीं है Kc, बट आप नोटिस करोगे कि ये मुझे काम आएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाल के रख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, यहाँ पे हुआ डिस्टर्बेंस। व्हाट वाज द डिस्टर्बेंस, ठीक है, DIST स्टैंड्स फॉर डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस होने पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ O2 वाज एडेड, ठीक है। SO2 में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, SO3 में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, हमने यहाँ पर कुछ मोल्स ऑफ O2 डाल दिए, ठीक है, से x मोल्स, यही हमें कैलकुलेट करना है। ग्रेट। अब इसके बाद होगा शिफ्ट, राइट। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, मैंने रिएक्टेंट को ऐड करा है, तो इन विच डायरेक्शन द शिफ्ट इज गोइंग टू हैपन। नहीं अमन, गलत, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्टेंट को मैंने ऐड करा है यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ा दिया ना, Q लेस देन K हो गया, यानी कि फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। या फिर आप ये LCP का स्टेटमेंट अब रीड कर सकते हो। LCP का स्टेटमेंट रीड करना, इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम then it shifts in that direction which can minimize the effect of that change। तो अगर मैं रिएक्टेंट ऐड कर रहा हूं, रिएक्टेंट बढ़ा रहा हूं, तो ये क्या चाहेगा, रिएक्टेंट को कम कर देना बाय शिफ्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो आप सब्जेक्टिवली समझ सकते हो, मैंने मैथमेटिकली आपको समझाया है। तो यहां पर अब शिफ्ट होगा, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लो इसके y मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, इसके y/2 मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं और इसके y मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा। न्यू इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स होंगे इनके, ये 0.5 माइनस y
ये 0.12 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 एंड ये 5 प्लस वाई। ठीक है, ये एनालिसिस का फॉर्मेट समझ में आया? हाउ इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर इट इज हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड क्या था, क्या डिस्टर्बेंस हुआ, कैसा शिफ्ट होगा एंड फाइनली व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम। अब बाय यूजिंग दिस एनालिसिस आपने यहाँ पर दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, एक x और एक y। नाउ you should reread the question and figure out two equations that can help solve these two variables। एक इक्वेशन तो क्या है, सीधे सीधे SO3 के मोल्स दे दिए एट द न्यू इक्विलिब्रियम, राइट। ये 5 प्लस y को बोल दिया 5.2, तो यहाँ से सीधा सीधा y सॉल्व हो गया। ठीक है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट नए इक्विलिब्रियम पर SO2 के 5.2 मोल्स हैं, तो ये 5 प्लस y इज 5.2, तो y तो सीधे सीधे आ गया। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन कर दी है एंड कुछ बोला नहीं है, तो हम लोगों के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो Kc इज सेम। ठीक है, Kc की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो Kc की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो हम लोग ये दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं। जो हमने पहले इक्विलिब्रियम से Kc निकाला था उसको हम लोग दूसरे इक्विलिब्रियम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जो y का वैल्यू है आपने ऊपर से निकाला उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो उससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिल गया तो यू अंडरस्टूड द आंसर इज 0.3 मोल्स। ये समझ में आया आप लोगों को कैसे करा ये न्यूमेरिकली एनालाइज? ठीक है, ये फॉर्मेट is something which you should adopt and it will help you in analyzing these disturbances, these modifications to the equilibrium in a much structured manner। हाँ, हम लोग एक एक करके फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर पढ़ा रहा हूँ, बाद में मैं टेम्परेचर का फैक्टर भी पढ़ाऊंगा, तब टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा। ठीक है, तो अगर किसी चीज को इफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर हैं तो हम पांचों को एक साथ नहीं पढ़ते हैं, हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे और एक को चेंज करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो ना आयुष, ये हमने रिएक्टेंट ऐड करा है तो शिफ्ट फॉरवर्ड होगा ना। अब शिफ्ट फॉरवर्ड होने पर क्या होगा, कुछ मोल्स कंज्यूम होंगे रिएक्टेंट्स के और कुछ मोल्स प्रोडक्ट्स के प्रोड्यूस होंगे। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि y मोल्स कंज्यूम हुए, y बाई 2 मोल्स कंज्यूम हुए और ये y मोल्स प्रोड्यूस होंगे, राइट। ये y बाई 2 y कैसे आ रहा है, कोफिशिएंट से। ठीक है, करेक्ट, ऑलराइट। तो आप लोगों ने अब ये पहला फैक्टर समझा दैट अगर हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे इन द इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम कैसा शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, एंड देन यू आल्सो डिड द एनालिसिस। ठीक है, मैथमेटिकल एनालिसिस कि कितना मोल्स कंज्यूम होगा, कितना मोल्स प्रोड्यूस्ड हो गया एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर था अंडर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। सेकेंड फैक्टर भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सेकेंड फैक्टर इज, अच्छा बिफोर आई एक्चुअली गो फॉर द सेकेंड फैक्टर, इसी क्वेश्चन को मैं जस्ट आपको ग्राफिकली भी एक बार दिखाना चाह रहा था। ठीक है, दैट हाउ मोल्स आर चेंजिंग विद टाइम। तो यहां पर आप नोटिस करना एक्स एक्सेस पर टाइम है एंड वाई एक्सेस पर मोल्स है। ठीक है, नाउ इनिशियली जब इक्विलिब्रियम है तब ये मोल्स कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, तो मोल्स की क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। ये O2 के मोल्स हैं और ये SO2 के मोल्स हैं, राइट। ये 0.5 ये 0.12 ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। अब कहीं पर अचानक से डिस्टरबेंस आया, राइट, एंड वो डिस्टरबेंस क्या था, दैट हमने O2 के कुछ मोल्स ऐड कर दिए, राइट। तो कैसा होगा अचानक, ठीक है, अब्रप्ट चेंज आएगा इन द मोल्स ऑफ O2 क्योंकि हमने यहाँ पर अचानक से O2 के मोल्स ऐड कर दिए। अब इसके बाद में फिर शिफ्ट होता है।
शिफ्ट क्या था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आप नोटिस करोगे कि SO2 एंड O2 दोनों कंज्यूम होगा, ये ग्राफ्स ऐसे नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। नाउ डोंट वरी अबाउट द पार्ट कि सर ये कर्व क्यों बनाया, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाया, ऐसा कर्व क्यों नहीं बनाया, ऐसा कर्व क्यों नहीं बनाया, वो सब के ऊपर डोंट get into those details, those are covered under another chapter called as chemical kinetics. यहाँ पर जस्ट इतना मैं शो करना चाह रहा था कि क्योंकि शिफ्ट फॉरवर्ड हो रहा है तो ये जो रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, इनके मोल से कम हो जाएंगे, एंड देन दे विल अगेन अटेन एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। फाइनल इक्विलिब्रियम जब आएगा तब ये वैल्यूज वापस से कांस्टेंट वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस के टाइम पे अब्रप्ट शिफ्ट आया था, ठीक है, एंड देन जो आगे इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, सेकंड इक्विलिब्रियम, उस टाइम पे जो चेंज है उसको हम लोग ग्रेजुअल चेंज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया ग्राफिकली कैसे हम लोगों ने देखा? ऑल राइट, ग्रेट। नाउ let's talk about the next factor which is going to affect our equilibrium, and that is pressure, ठीक है। अब नोटिस करना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझने के लिए, फास्टर आंसर्स करने के लिए, आई हैव दिस स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। फॉर फास्टर आंसर्स, आप ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट ध्यान में रख सकते हो, ये सीधे सीधे LCP के स्टेटमेंट से आ जाता है, जो ले चैटलियस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हमने ऊपर देखा था उससे सीधे सीधे स्टेटमेंट समझ में आता है, दैट अगर हम लोग प्रेशर ऑफ द सिस्टम बढ़ाएंगे, ठीक है, इफ वी डिस्टर्ब द सिस्टम देन द सिस्टम विल ट्राई टू मिनिमाइज दैट इफेक्ट। कैसे वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा? इट विल ट्राई टू reduce this pressure by reducing the gaseous moles, ठीक है। तो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स lesser gaseous moles एंड वाइस वर्सा, अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर दिया होता तो इक्विलिब्रियम वुड शिफ्ट टुवर्ड्स मोर गैशियस मोल्स, ठीक है। दिस इज द सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है। लेट मी पुट वन और टू क्वेश्चंस अलोंग साइड विद दिस ताकि आपको एक क्विक आंसर करने के बारे में पता पड़ जाए। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, यहाँ पर गैशियस इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है, सबके सब स्पीशीज गैशियस है एंड मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कितने गैशियस मोल्स हैं? आप कोफिशिएंट्स पे फोकस करोगे, ठीक है, 5 मोल्स हैं ऑफ गैशियस स्पीशीज एंड, अरे इसमें तो एक्चुअली बराबर ही हो गए, दूसरा कोई एग्जांपल लेता हूँ। बराबर वाला एग्जांपल तो मैं, ठीक है, मतलब नो इफेक्ट आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बट आई डेंट वांट द नो इफेक्ट आंसर टू अपीयर अभी के अभी। लेट मी टेक another example, or let me just write this: N2 gas plus 3H2 gas giving 2NH3 gas, ठीक है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर 4 मोल्स हैं, राइट हैंड साइड पर 2 मोल्स हैं, ठीक है। लाइक आई एम नोटिसिंग देयर कोफिशिएंट्स, दैट इज व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन, ठीक है।
तो यहां पर इफ प्रेशर इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लेसर गैसियस मोल्स। ठीक है, इस तरीके से आप फटाफट सब्जेक्टिवली क्वेश्चंस को जज कर सकते हो, ठीक है, और आंसर कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। अब आपको इसको डिटेल में डेप्थ में समझना है तो वो भी मैं समझाऊंगा। मैथमेटिकली भी हम लोग जाएंगे, एंड मैथमेटिकली हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग क्यूपी केपी का जो एक्सप्रेशन है वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, क्यूपी केपी का एक्सप्रेशन कैसा था, आप यहाँ पे नोटिस करोगे, क्यूपी कैन बी रिटन एज क्यू एक्स इंटू पी टोटल रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी। ये एक्सप्रेशन याद है, अपन ने पहले लिखे थे इन द सेकेंड लेक्चर आई थिंक। what is qx? Qx was the expression in terms of mole fractions, and P total was the total pressure at equilibrium। ठीक है, नाउ अब नोटिस करना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो Kp की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है। अब अगर मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूं तो उससे क्या हो जाएगा, ये Qp का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, Qp का वैल्यू चेंज हो जाएगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एन जी क्या है, डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, द चेंज इन प्रेशर विल इम्पैक्ट क्यू। तो आप नोटिस करना, अगर मान लो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये जो पी टी का टर्म है ये न्यूमरेटर में रहेगा। ठीक है, पी टी का टर्म यहाँ पे फोकस करो, पी टी का टर्म न्यूमरेटर में रहेगा क्यूपी के। ठीक है, और अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो क्यूपी बढ़ जाएगा, क्यूपी के से ज्यादा हो जाएगा, शिफ्ट बैकवर्ड हो जाएगा। ये मैथमेटिकल तरीका था, एंड इनफैक्ट अभी जो सब्जेक्टिव तरीका था वो फास्टर था। वो मैंने कैसे बताया था, इस तरफ एक मोल है और इस तरफ दो मोल है, तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, लेसर मोल्स की तरफ, विच इज बैकवर्ड। ठीक है, तो वो आप सब्जेक्टिवली फास्टर कर सकते हो, ये मैथमेटिकली मैंने फॉर द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बताया है, दैट कल को अगर मान लो कंफ्यूज भी हो गए तो यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन द मैथमेटिकल वे ऑफ आंसरिंग दिस। अगर मान लो किसी रिएक्शन का, जैसे ये वाला रिएक्शन है, इसका डेल्टा एन जी नेगेटिव है, ठीक है, अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव हो गया तो जो ये क्यूपी का एक्सप्रेशन था, क्यूपी का एक्सप्रेशन था ना, क्यू एक्स इंटू पी टोटल रेज टू द पावर ऑफ डेल्टा एन जी। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी आर फोकस्ड ऑन। तो अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव है मतलब पीटी कहाँ पर होगा, डिनोमिनेटर में, और अगर मैं पीटी बढ़ा रहा हूँ मतलब डिनोमिनेटर बढ़ा रहा हूँ तो मतलब क्या हो जाएगा, क्यूपी कम हो जाएगा, क्यूपी लेस देन क्या हो जाएगा, मतलब शिफ्ट किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। राइट, तो यहाँ पे आप देख भी सकते थे कि लेसर मोल्स किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट इज वेयर द शिफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम वुड बी। ठीक है, एंड देन अगर मान लो किसी रिएक्शन में डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो है, तो यू नाउ नो दैट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया, हाउ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज देयर। सब्जेक्टिवली आप काफी फास्ट आंसर कर सकते हो, मैथमेटिकली जस्ट मैंने आपके बेनिफिट के लिए और बताया है। ओके, अब नोटिस करना इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम कैसा रहेगा। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी मेक दिस अ फिल इन द ब्लैंक फॉर यू, एंड आप मुझे बेस्ड ऑन जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, ये ब्लैंक्स फिलअप करके बताते जाओ।
ओके, ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप कर दो, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। राइट, पहला वाला तो एकदम बेसिक है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर गैसियस मोल्स, करेक्ट। एंड इस एग्जाम्पल पर क्या होगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। इसमें तो कोई भी गैशियस स्पीशीज नहीं है, तो क्या हो गया, आप एक्वस स्पीशीज के टर्म्स में आंसर कर सकते हो। यहाँ पर डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन होने का मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम घटाने पर लेसर एक्वस की तरफ जा रहा था, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर मोर एक्वस स्पीशीज की तरफ जाएगा ना। कहां पर है मोर एक्वस स्पीशीज, करेक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव तरीके से एनालिसिस करना, दिस वाज फॉर एज आई सेड फास्टर कैलकुलेशंस, ठीक है। अब मैंने क्या नोटिस करा है, दैट जब चैप्टर ऑनगोइंग रहता है, ठीक है, फ्रेश पढ़ा हुआ होता है, तब तो बच्चे ये फास्टर कैलकुलेशंस वगैरह अच्छे से याद रखते हैं और कर लेते हैं। बट आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, आई रिमेम्बर कि ये फास्टर कैलकुलेशंस में कंफ्यूज होने लगते हैं बच्चे। अरे इंक्रीज डिक्रीज क्या था, मतलब कुछ इंक्रीज करने से कुछ डिक्रीज हो रहा था, कुछ लेसर मोर मोल्स समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गया, ठीक है। ऐसा एक कंफ्यूजन आता है, इसीलिए मैं आपको ये मैथमेटिकल तरीका भी समझा दे रहा हूँ। मैथमेटिकल तरीका आप यहाँ पे नोटिस करना, ये हमें हमेशा सही आंसर बताएगा विदाउट फेल। इसमें मैं क्या हो जाएगा, इसमें क्योंकि मुझे वॉल्यूम का इफेक्ट देखना है, तो वॉल्यूम कहाँ फीचर करता है, क्यूसी केसी के एक्सप्रेशन में, तो मैं क्यूसी केसी का टर्म लूंगा। क्यूसी केसी का मैं एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा हूँ, तो यू रिमेंबर दैट क्यूसी केसी का एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम अलग अलग से, राइट। ये एक्सप्रेशन याद है आपको, अपन ने अगेन सेकेंड लेक्चर में लिखा था, के सी इज इक्वल टू के एन इंटू वी की पावर माइनस डेल्टा एन जी, ठीक है। तो ये अब काम आएगा यहाँ पर, कैसे नोटिस करना, अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब के का वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा, और वी चेंज करने पर हम लोग क्या चेंज कर दे रहे हैं, हम लोग क्यूसी का वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। अपॉन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वी, वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ क्यूसी, ठीक है। किस तरीके से क्यूसी का वैल्यू चेंज होगा वो अब आप नोटिस करोगे, वो डेल्टा एन जी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, ठीक है, मान लो ये रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, तो वी कहाँ पे रहेगा, ये वी की पावर माइनस डेल्टा एन जी, तो वी डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वी इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ क्यू सी, राइट। और अगर मैं अब वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ा दूंगा, मतलब क्यू सी विल बिकम लेस देन के, क्यू विल बिकम लेस देन के, एंड द शिफ्ट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये मैथमेटिकल तरीका हो गया, ठीक है। सब्जेक्टिव भी आप कर सकते हो फास्टर कैलकुलेशन, अगर आपको याद रहे बहुत अच्छा है तो, ठीक है। बट इफ
any time in future you are, say, not sure, got confused about the subjective tarika, you can always rely back on the mathematical tarika to get you the answer. ठीक है. एंड सिमिलरली अब आप डेल्टा एन जी लेस देन जीरो वाला सिनेरियो भी समझ सकते हो. डेल्टा एन जी अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, यहाँ पे v की पावर माइनस डेल्टा एन जी है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि v विल बी इन द न्यूमरेटर ऑफ क्यू सी. v इज इन द न्यूमरेटर, तो अगर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो q बढ़ जाएगा, q will become more than k, and as a consequence the shift will be in the backward direction. ठीक है, ये पार्ट भी समझ में आया आप लोगों को? ठीक है. And of course lastly when delta ng is equal to 0 then no effect. अच्छा, अब इसका मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूं. ठीक है. हाँ, क्या समझ में नहीं आया आदित्य, बताओ. हाँ, बोलो अमन. हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो. ठीक है, एक्चुअली इस पार्ट में ना आप शायद लिख नहीं रहे हो ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एकदम हाथों हाथ कम कनेक्ट हो रहा है. यू आर जस्ट सीइंग ऑन द स्क्रीन एंड यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग डाउन, so it is becoming a bit too much for you to grasp in one go. ठीक है, but that's okay, I'll repeat it for you. आप नोटिस करना कि मुझे किसी भी इक्विलिब्रियम पर जब वॉल्यूम का डिपेंडेंस करना है, देखना है, तो मैं स्टार्ट होऊंगा इस एक्सप्रेशन से. दिस इज माय की एक्सप्रेशन, दिस इज माय मदर एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू फोकस ऑन. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन. QC is equal to Qn into V की पावर माइनस डेल्टा Ng into V की पावर सॉरी माइनस डेल्टा Ng. अब आप नोटिस करोगे अगर मेरा डेल्टा Ng ग्रेटर देन जीरो है तो V किधर होगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो V की पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो V डिनोमिनेटर में आ जाएगा. V अगर डिनोमिनेटर में आ गया और अगर मैं V को बढ़ा रहा हूँ, इफ V इज बीइंग इंक्रीज्ड, तो क्या हो जाएगा, QC will become less than will decrease, it will become less than Kc, and as a result equilibrium will shift forward. If delta Ng is negative, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो V कहाँ रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा. और अगर अब, ठीक है, इफ V is increased, तो क्या हो जाएगा, Q increases, Q becomes greater than K, and as a consequence the shift is in the backward direction. ठीक है. And what about if delta Ng is equal to 0? That means there is no effect. Like ये V की पावर जीरो हो गया ना, अब आप V को बढ़ाओ कम करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, Q as it is K के बराबर ही रहेगा. There will be no effect. Something की पावर जीरो is always 1. ठीक है. ओके, यहाँ पर ठीक है, आप लिख लिख के करोगे ना, ठीक है, once you start writing these down then you will be in a much better position to understand these expressions. Delta Ng less than 0, more than 0. ठीक है, बाकी शॉर्टकट तो मैंने आपको बताया ही है जो फास्टर आंसर्स के लिए है. दैट प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लेसर गैसियस मोल्स. ठीक है, आप इतना स्टेटमेंट याद कर लोगे तो बाकी टाइम पे आप वॉल्यूम का जैसा इट विल बी ऑपोजिट ऑफ व्हाट प्रेशर डिड, क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहा हूँ मतलब वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, या फिर वॉल्यूम कम कर रहा हूँ तो प्रेशर बढ़ा रहा हूँ.
तो आप ये स्टेटमेंट भी याद कर लोगे तो आपके काफी फास्टर आंसर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, अब वैसे तो आई वांटेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद यू बिफोर आई क्लोज टुडेज लेक्चर, बट आई डोंट थिंक गिवन द टाइम दैट वी हैव ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे या मैं आपके साथ में डिस्कस कर पाऊंगा, बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इजंट समथिंग विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, आप लोग अगर, हाँ मैं इसमें रहने देता हूँ, आप लोग ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो, बाकी फिर मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से पिक करूंगा द न्यूमेरिकल क्वेश्चन अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, मैंने यहाँ पर आप नोटिस करोगे क्वेश्चन में कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था N2O4 और NO2 एंड मैंने अचानक से कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा और उसकी वजह से नया पार्शियल प्रेशर डेवलप होगा NO2 एंड N2O4 का। तो वो कैलकुलेशंस कैसे करनी होती है, क्या करनी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। देन इतना जितना मैंने पढ़ा है उसके ऊपर भी देयर आर सफिशिएंट क्वेश्चंस व्हिच यू शुड प्रैक्टिस, तो मैं आप लोगों को अभी होमवर्क में भेज दूंगा। ठीक है, ट्राई दोस क्वेश्चंस डेफिनेटली बिफोर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हाथों हाथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो यू विल फाइंड द चैप्टर वेरी इजी। ठीक है, ऑल राइट, चलो, एनी क्वेश्चन गाइस, एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क और अंडरस्टैंड? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर।